नमस्कार, आपका स्वागत है दैनिक साहित्य में। लीजिए सुनिए सत्यजीत रे जी की लिखी कहानी प्रोफेसर शंकु और कोचाबंबा की गुफा। और अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। 7 अगस्त। आज मेरे पुराने मित्र होनोलुलु के प्रोफेसर डम्बार्टन की चिट्ठी आई है। उन्होंने लिखा है, प्रिय शैंक्स, लिफाफे पर चिपके डाक टिकट से ही समझ जाओगे कि ये खत बोलिविया से लिख रहा हूं। प्राकृतिक दुर्घटना से भी सभ्य समाज का उपकार हो सकता है। उसका एक गजब का प्रमाण मुझे यहां आकर मिला है। ये चिट्ठी तुम्हें वही बताने के लिए है। पिछले जून में बोलिविया में जो भूकंप आया था, उसकी खबर तुम्हारे गिरिडीह तक भी जरूर पहुंची होगी। उस भूकंप से यहां के दूसरे सबसे बड़े शहर कोचाबंबा से लगभग 100 मील की दूरी पर एक विशाल पहाड़ का एक हिस्सा फटकर 2 हिस्सों में बंट जाने से लोगों के जाने आने का एक रास्ता बन गया है। इस पहाड़ के पीछे की ओर इससे पहले कभी किसी आदमी का पांव नहीं पड़ा। बोलिविया का अधिकांश हिस्सा ही अभी भूतात्विकों का अजाना है, ये तुम्हें मालूम है। खैर, इस पहाड़ के आसपास के एक गांव के कुछ लड़के लुकाछिपी खेलते हुए इस रास्ते से काफी दूर निकल गए। उनमें से एक लड़का छिपने के लिए पहाड़ की एक गुफा में घुसा। घुसते ही उसने अंदर ही दीवारों पर रंगीन तस्वीरें आंकी हुई देखी। पिछले शनिवार को पेरू की एक कॉन्फ्रेंस के लिए जाते हुए मैं भूकंप से हुए नतीजे को अपनी आंखों देख जाने की नीयत से बोलिविया आया। आने के दूसरे ही दिन वहीं के भूतात्विक प्रोफेसर कार्डोवा से मैंने उस गुफा के बारे में सुना और उसी दिन जाकर तस्वीरों को देख आया। मेरा ख्याल है तुम्हें भी एक बार यहां आना चाहिए। तस्वीरें देखने लायक है। कार्डोवा से मेरा मतभेद हो रहा है। तुम्हारा समर्थन पाने से, जो कि जरूर ही पाऊंगा, मुझे कुछ बल मिलेगा। चले लाओ। पेरू में मैंने कह दिया है, तुम्हारे नाम से कॉन्फ्रेंस का आमंत्रण जा रहा है। तुम्हारे जाने आने का खर्च वही लोग देंगे। आशा है सानंद हो। बस, ह्यूगो डम्बार्टन। मुझे 2 कारण से जाने का लोभ हो रहा है। पहला तो कि दक्षिण अमेरिका का ये इलाका मेरा देखा हुआ नहीं है। दूसरा कि स्पेन की मशहूर अल्तामिरा गुफा की तस्वीरें देखने के बाद से ही मेरे मन में आदिम मनुष्य के बारे में तरह तरह के प्रश्न जग गए हैं। 50,000 साल पहले के आदमी जिनसे बंदरों का बड़ा मामूली सा ही फर्क है, उनके हाथों से ऐसी तस्वीरें आंकी कैसे गई, ये मेरी समझ में अभी तक नहीं आया। एक एक तस्वीर को देखकर तो ऐसा लगता है कि आज के कलाकार भी नहीं आंक सकते, गोकि ये लोग तो सीधे होकर चल भी नहीं सकते थे। अगर बोलिविया जाना ही पड़े तो अपनी नई बनाई हुई एनिस्थीयम पिस्तौल को साथ लेता जाऊंगा, क्योंकि जिस जगह पर इससे पहले इंसान के कदम ही नहीं पड़े, वहां बहुत तरह की अनजानी विपत्तियां छिपी रह सकती है। एनिस्थीयम पिस्तौल के घोड़े को दबाने से उसमें तीर की भांति तरल गैस छूटती है, जो कई घंटे के लिए दुश्मन को बेहोश कर दे सकती है। अब सिर्फ पेरू के आमंत्रण की प्रतीक्षा है। 18 अगस्त। बोलिविया के कोचाबंबा शहर से 130 मील दूर भूकंप से निकली हुई गुफा के बाहर बैठकर अपनी डायरी लिख रहा हूं। 10 हाथ की दूरी पर नीचे प्राय समतल पत्थर के ऊपर चित लेटा है डम्बार्टन। उसके दोनों हाथ माथे के नीचे पड़े थे और उसने सफेद कपड़े की टोपी सूरज के ताप से बचने के लिए मुंह पर डाली हुई थी। दिन के 4 बजे का समय। दिन की रोशनी फीकी हो आई है और 20 मिनट में सूरज पहाड़ के पीछे उतर जाएगा। एक अस्वाभाविक आदिम सन्नाटा इस जगह को घेरे हुए है। इससे पहले यहां आदमी के पांव नहीं पड़े। ये यहां अजीब ढंग से महसूस होता है। मनुष्य से मेरा मतलब सभ्य मनुष्य है, ये कहना नहीं होगा, क्योंकि आदिम मनुष्य कभी यहां थे। इसका सबूत तो पास की गुफा में ही है। बोलिविया के भूकंप की बदौलत धीरे धीरे दुनिया के लोग इस अनोखी गुफा के बारे में जानेंगे। अल्तामिरा की गुफा को मैंने स्वयं देखा है।
फ्रांस की लास्वो गुफा की तस्वीर किताब में देखी है, लेकिन बोलिविया की इस गुफा से उन दोनों की तुलना ही नहीं हो सकती। पहली बात तो ये कि तस्वीरें तादाद में बहुत ज्यादा है। गुफा के अंदर दाखिल होइए, एक फर्श के सिवाय तमाम तस्वीर ही तस्वीर है। गुफा के प्रवेश द्वार से लगभग 100 गज तक तस्वीर है। उसके बाद से गुफा एकाएक पतली हो गई है, घुड़क कर आगे बढ़ना पड़ता है। उस तरह से काफी आगे तक जाने के बाद भी हमें तस्वीर देखने को नहीं मिली। लगता है 1900 गज के रकबे में तस्वीरें हैं, लेकिन चूंकि गुफा चौड़ी है, इसलिए उस 100 गज के अंदर तस्वीरों की संख्या अल्तामिरा से 10 गुनी होगी। उन तस्वीरों में चित्रण के गुण के अलावा भी अवाक कर देने वाली बहुत सी बातें हैं। आदिम मनुष्य गाह प्राचीरों में प्राय शिकार संबंधी तस्वीरें ही आंकते हैं। उनमें जो भी जीव जंत का चित्र वे बनाते थे, सब उनके शिकार से संबंध रखने वाले ही होते थे। इसके सिवाय ऐसी भी तस्वीरें मिलती है कि आदमी भाले से शिकार कर रहा है। शिकार के चित्र यहां भी है, पर ऐसे भी चित्र हैं जिनका शिकार से कोई वास्ता ही नहीं। पसलन, पेड़ पौधे, फूल, चिड़िया, चांद आदि। समझ में आ ही जाता है कि ये चीजें अच्छी लगी हैं, इसलिए आंकी गई है और कोई कारण नहीं है। तस्वीरों के बीच बीच में एक किस्म की गिचपिच लिखावट या नक्शे जैसी चीज नजर आई, जिसका कोई मतलब नहीं निकलता। कुल मिलाकर ये समझ में आता है कि ये लोग कुछ खास किस्म के आदिम मनुष्य थे। इससे भी आश्चर्य की बात है इन तस्वीरों का रंग। इनके रंगों में वो बहार और चमक है जो किसी भी प्रागैतिहासिक गुफा के चित्रों में नहीं है। संभवतः ये लोग किसी विशेष प्रकार के पक्के रंग का व्यवहार करते थे। संक्षेप में कहें, देखने से ये नहीं लगता कि ये तस्वीरें 10-12 साल से ज्यादा पुरानी हैं। यद्यपि चित्रों के जीव जंतु सब फ्रांस या स्पेन जैसे ही प्रागैतिहासिक है। आदिम बाइसन, बड़े बड़े टेढ़े दांत वाले बाघ, इन सबकी अनगिनती और अनोखी तस्वीरें गुफा में हैं। इनके अलावा एक और ही तरह के जानवर के चित्र हमने देखे जो हम दोनों को ही बिल्कुल नए से लगे। इसकी गर्दन लंबी है, नाक पर गैंडे जैसे सींग और तमाम पीठ पर साहिल जैसे कांटे। मोटी सी पूंछ भी है, करीब करीब मगर जैसी। मैं दिन भर अपने कैमरापैड से गुफा के चित्रों की तस्वीर खींचता रहा। ये कैमरा मेरा ही बनाया हुआ है। इससे रंगीन चित्र लिए जाते हैं और लेने के 15 सेकंड के अंदर ही प्रिंट होकर निकल आते हैं। होटल में पहुंचने पर इन तस्वीरों की छानबीन करूंगा। गुफा से बाहर चारों ओर देखने से साफ समझ में आ जाता है कि इधर आदमी क्यों नहीं आ सके। यहां 3 ओर सलेट पत्थर के पहाड़ खड़े हैं। पहाड़ अजीब तरह का चिकना है, पेड़ पौधे, झाड़ियां नहीं के ही बराबर है। दूसरी तरफ यानी उत्तर की ओर घोर घना जंगल है। हम जहां पर बैठे हैं वहां से जंगल का फासला आधा मील तो होगा ही। जंगल के पीछे दूर पर एंडीज पर्वतमाला दिखाई पड़ती है, जिसकी चोटी बर्फ से ढकी है। गुफा के आसपास पेड़ पौधे खास कुछ नहीं है, पर पत्थर की चट्टानें चारों ओर बिखरी पड़ी है। इन चट्टानों में से कोई कोई 50 फुट ऊंची है। कीड़े मकोड़ों की यहां कमी नहीं, मगर चिड़िया अभी तक तो नहीं दिखाई पड़ी है। शायद हो कि जंगल के भीतर हो। जरा ही देर पहले 4 फुट लंबा एक मारमाडिलो यानी चींटीखोर जानवर डंबाटन के बहुत ही नजदीक से होता हुआ पत्थर के एक टीले के पीछे गायब हो गया। कुल मिलाकर यहां का परिवेश एक बारगी आदिम है और इसीलिए गुफा की तस्वीरों की ऐसी बहार इतना अवाक किए देती है। एक बात कह रखना अच्छा होगा, यहां के वैज्ञानिक पोर्फिरियो कार्डोवा हम लोगों के इस गुफा अभियान को खास अच्छी नजर से नहीं देख रहे हैं। उसका कारण ये हो सकता है कि उनसे हमारा गहरा मतभेद हो रहा है। कार्डोवा ने कहा, मैं नहीं जानता आप लोग इस गुफा को प्रागैतिहासिक कैसे कह रहे हैं। मेरा ख्याल है
इसकी उम्र बहुत भी होगी तो 1000 साल। 50,000 वर्ष की पुरानी गुफा के चित्रों का रंग ऐसा चटकदार कैसे होगा? कार्डोवा के बोलने का लहजा बड़ा रूखा है, बहुत कुछ उनके चेहरे जैसा। मैंने इतनी घनी भौहें किसी की नहीं देखी। मैंने कहा, दीवारों पर जिन प्रागैतिहासिक जानवरों के चित्र हैं, वे कैसे आए? कार्डोवा ने हंसकर कहा, आदमी की कल्पना से आज भी हाथी के बदन पर रोए उग सकते हैं। उससे कुछ साबित नहीं होता। हमारे देश की इनको सभ्यता के बारे में सुना है ना? इनको लोगों के बनाए चित्रों के जानवरों से किन्हीं जानवरों का हूबहू मेल नहीं है, तो क्या उन जानवरों को प्रागैतिहासिक कहना होगा? इनकी सभ्यता की आयु 1000 साल से ज्यादा नहीं है कतई। मैंने कुछ नहीं कहा, पर डम्बार्टन ने इसका जवाब देने में चूक नहीं की। वो बोला, प्रोफेसर कार्डोवा, अल्तामिरा गुफा जब पहल निकली तो उस समय भी बहुत से वैज्ञानिकों ने उसे प्रागैतिहासिक नहीं मानना चाहा था। बाद में लेकिन उन सबको बड़ा अप्रतिम होना पड़ा था। इसके जवाब में कार्डोवा ने कछ नहीं कहा। लेकिन हमारे इस अभियान से वो बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं है। ये बात भाप लेने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जो भी हो, हम कार्डोवा की परवाह किए बिना ही अपना काम करते जाएंगे। आज का काम अब यही खत्म। अब शहर को लौटना चाहिए। 18 अगस्त रात के 12 बजे गुफा से रात के 9:30 बजे शहर लौटा। रात का भोजन करने के बाद 2 घंटे तक अपनी आज की ली हुई तस्वीरों को ध्यान से देखा। प्राकृतिक चीजों की तस्वीरों से भी जिनके बारे में ज्यादा कौतूहल हो रहा है, वो गिचपिच लिखावट। उन बहुत सी गिचपिच तस्वीरों को पास पास रखकर उनमें बहुत कुछ समानता देखी। यहां तक कि मन में ये संदेह भी जगने लगा कि असल में ये सब अक्षर या अंक है। यदि वही हो, फिर तो इन लोगों को शिक्षित असभ्य कहना होगा। अवश्य ये एक अंदाज भर है। असल में शायद ये सब उन आदिम लोगों के कुसंस्कार के कोई सांकेतिक चिन्ह हो। इस पर कल डम्बार्टन से चर्चा करना जरूरी है। 19 अगस्त रात के 11 बजे होटल के कमरे में बैठा डायरी लिख रहा हूं। आज शायद इन लोगों का कोई पर्व त्योहार है, क्योंकि कहीं से जाने गाने बजाने और चहल पहल की आवाज आ रही है। एक बहुत भयंकर भूकंप के बाद कुछ दिनों तक बीच बीच में हल्के धक्के की बात कुछ अस्वाभाविक नहीं है। आज की रोमांचक घटना के बाद काफी थकावट महसूस कर रहा हूं। फिर भी इसी समय उसे लिख लेना अच्छा है। ये कह दूं कि रहस्य 10 गुना बढ़ गया है। उसके साथ ही एक आतंक का लक्षण दिखाई पड़ा है, जिसने डम्बार्टन जैसे जर्नल अमेरिकी को भी सोच में डाल दिया है। पहले ही कह चुका हूं, गुफा कोचाबंबा से कोई 130 मील दूर है। रास्ता ठीक होता तो ये दूरी 3 घंटे में तय की जा सकती थी, लेकिन भूकंप के चलते रास्ता बहुतेरी जगहों पर बड़ी ही बुरी हालत में है। लिहाजा जीप से 4 घंटे से कम समय में नहीं जाया जा सकता। दरार पड़ी जगह पर जीप से उतरकर बाकी रास्ता 10 मिनट का। पत्थरों को पार करते हमें पैदल जाना पड़ता है। इसलिए हम लोगों ने तय किया था कि सुबह 6 बजे हम अपने अभियान पर निकल पड़ेंगे। होटल से जब जीप रवाना हुई, उस समय ठीक 6:15 बज रहे थे। सूरज उस समय तक भी पहाड़ के पीछे ही था। आज हम लोगों ने अपने साथ एक स्थानीय स्पेनिश आदमी को ले लिया था। नाम था पेद्रो। लेने का मतलब था, जब हम गुफा के अंदर जाएंगे वो बाहर पहरा देता रहेगा, क्योंकि कुछ सरोसामान खाने पीने की चीजें बाहर रखने से हम लोगों के लिए चलना फिरना और आसान होगा। हम लोगों ने कुछ कहा नहीं था, फिर भी देखा पेद्रो अपने साथ एक बंदूक ले आया है। ये किस लिए? पूछने पर उसने बताया, सीनियोर, यहां के जंगलों से कब क्या निकल पड़े नहीं कहा जा सकता, सो अपने बचाव के लिए मैं इसे साथ लिए चल रहा हूं। गाड़ी जब 30 मील के करीब निकल गई तो अचानक लगा,
हमारे पीछे पीछे एक गाड़ी और आ रही है, और वो मानो हमारी गाड़ी को पकड़ने के ख्याल से खासी तेजी से ही आ रही है। 5-1 मिनट में ही वो गाड़ी, वो भी जीप ही थी, हमारे पास आ पहुंची। देखा, गाड़ी के अंदर से हाथ बढ़ाकर प्रोफेसर कार्डोवा हमें रुकने को कह रहे हैं। लाचार हम रुके, दोनों ही गाड़ी से उतरे। दूसरी जीप से उतरकर कार्डोवा हमारी तरफ बढ़ा। उसमें हमने उत्तेजना की एक साफ झलक देखी। हमें गंभीरता से नमस्कार करके कार्डोवा ने कहा, मेरा ड्राइवर आपके ड्राइवर को जानता है। उसी से पता चला आप लोग अहले सुबह ही रवाना हो जाएंगे। मैं आप लोगों को सावधान करने के लिए आया हूं। हम दोनों ही अवाक रह गए। कहा, किस बात के लिए सावधान? कार्डोवा ने कहा, गुफा के उत्तर का जंगल खतरे से खाली नहीं है। डम्बार्टन ने कहा, आपने कैसे जाना? कार्डोवा ने कहा, मैं पहली बार जिस दिन गुफा को देखने के लिए आया था, उस दिन उस जंगल में भी गया था। मुझे ये ख्याल हुआ था कि तस्वीरें बहुत कम ही दिन पहले की आंकी हुई है, और इन चित्रों के रंगों के उपादान शायद जंगल में ही पाए जाएंगे। हो सकता है किसी पेड़ के रस या किसी प्रकार के पत्थर को पानी में घिसकर ये रंग तैयार किए गए हैं। उसका कोई पता चला था क्या? नहीं, क्योंकि ज्यादा दूर तक अंदर घुसने की हिम्मत नहीं पड़ी। जंगल की माटी पर पैरों के कुछ निशान देखकर डर से निकल आया था। किस किस्म के पैरों की छाप? विशाल जानवरों के। किसी जाने हुए जानवर के पैरों की छाप वैसी नहीं होती। डम्बार्टन ने हंसकर कहा, ठीक है, हमें होशियार कर देने की कृपा के लिए धन्यवाद, लेकिन हमारे साथ हथियारबंद आदमी है और गुफा में हमें जाना ही है। ऐसा मौका हम अपने हाथ से जाने नहीं दे सकते। क्या ख्याल है, शैंक्स? मैंने सिर हिलाकर डम्बार्टन की बात पर हामी भरी। कहा, मामूली हथियार के सिवा भी हमारे पास दूसरे हथियार हैं। वे एक जीते जागते मैमथ को भी कुछ सेकंड में ही पस्त कर सकते हैं। कार्डोवा ने कहा, ठीक है, अपना फर्ज मैंने अदा कर दिया, क्योंकि ये मुल्क मेरा है। आप लोग यहां अतिथि हैं। आप लोगों पर कोई मुसीबत पड़ने पर मुझ पर उसकी कुछ जिम्मेदारी तो आ सकती है ना। लेकिन जब आप लोग निहायत ही मेरी मनाही मानने को तैयार नहीं हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं? तो मैं चलता हूं, आप लोग जाइए। कार्डोवा अपनी जीप पर सवार होकर शहर की ओर लौट गया। हम लोग गुफा की तरफ चल पड़े। कुछ दूर जाने पर सामने की सीट से कार्डोवा के बारे में हठात पेद्रो बोल उठा, भूकंप के दिन इन प्रोफेसर साहब का क्या हुआ था? सुना है आपने? कहा, नहीं तो। क्या हुआ था? पेद्रो ने कहा, उस दिन इतवार था। प्रोफेसर सवेरे उठकर गिरजा जा रहे थे। गिरजा के फाटक से अंदर घुसते समय भूकंप शुरू हुआ। प्रोफेसर की नजरों के सामने ही मारिया का विशाल गिरजा धूल में मिल गया और लगभग 300 आदमी पत्थर से दबकर मर गए, और 10 सेकंड की भी देर हुई होती तो प्रोफेसर की भी वही हालत होती। हमने कहा, सो तो उसकी खुशकिस्मती कहनी होगी। पेद्रो ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन उस घटना के बाद से प्रोफेसर का दिमाग बीच बीच में बिगड़ जाता है। आज वो जिस जानवर के बारे में कह रहे थे, लगता है वो मंगढ़ंत है। उस जंगल में जो जंतु है, वे बोलिविया के सभी जंगलों में हैं। मैंने और डम्बार्टन ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों के मन में एक ही ख्याल कि कार्डोवा नहीं चाहता कि हम लोग गुफा में जाकर अपना काम करें। यानी बहुत संभव है वो ये चाहता है कि गुफा में अगर कोई आश्चर्यजनक तत्व का आविष्कार करना है तो वो आविष्कार वही करे। हम बाहर के आदमी आकर उनके अपने इलाके में अनाधिकार वैज्ञानिक जगत की वाहवाही न लूट लें। मैं जानता हूं कि वैज्ञानिकों की ये आपसी होड़ अस्वाभाविक नहीं है, फिर भी मैं कहूंगा, इतनी दूर बोलिविया में आकर मुझे इस झमेले में पड़ना पड़ेगा, ये उम्मीद नहीं की थी।
पेद्रो को बाहर मुस्तैद करके हम गुफा में दाखिल हुए। उस समय लगभग 10:30 बज रहे थे। आज सूरज कुछ फीका था, क्योंकि आसमान हल्की बदली से ढका था। कल गुफा के भीतर काफी दूर तक बाहर से आती हुई सूरज की रोशनी से ही साफ दिखाई दे रहा था। आज 50 डग बढ़ते न बढ़ते हाथ की टॉर्च का सहारा लेना पड़ा। रास्ता जहां से पतला हो गया है, वहां से बदस्तूर घुड़क कर चलना शुरू किया। आज कुछ और आगे जाने का इरादा है। यहां पर तस्वीरें नहीं हैं, इसलिए आसपास में देखने का भी कुछ नहीं है। हम लोग जमीन की ओर नजर गड़ाकर बढ़ने लगे। पत्थर गजब के चिकने और अलगी पत्थर नहीं के ही बराबर है। साफ समझ में आता है कि यहां आदिम लोग काफी अरसे तक रहे हैं। उन्हीं के चलते फिरते रहने से पत्थर में ये चिकनापन है। कल जहां तक आया था, उससे 100 हाथ आगे बढ़कर देखा सुरंग फिर चौड़ी होने लगी है, लेकिन अभी तक कोई चित्र नहीं नजर आया। डम्बार्टन ने कहा, सुनते हो शैंक्स, कभी कभी मुझे लगता है अब और आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन गुफा में ये जो गजब का साफ सुथरापन दिखाई दे रहा है, उसी से शक होता है कि आगे और भी देखने की चीज है। डम्बार्टन ने गोया मेरे मन की बात कही। सचमुच गुफा के अंदर कितना झकमक सा है। दीवार की तरफ ताकने से लगता है जैसे उसे डस्टर से नियमित पोंछा जाता रहा हो। सुरंग चौड़ी हो गई, इसलिए हम सीधे होकर चल रहे थे। इतने में मेरे कानों में एक आवाज सी आई। डम्बार्टन के कंधे पर हाथ रखकर उसे रुकने के लिए कहा, सुन रहे हो? खुट 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 खुट। मुझे साफ सुनाई दे रहा था, लेकिन डम्बार्टन की सुनने की शक्ति शायद मेरी तरह पैनी नहीं है। वो कुछ और आगे बढ़ गया। उसके बाद रुककर फुसफुसाते हुए कहा, मिल गई। दोनों ने अगल बगल खड़े होकर कुछ देर तक उस आवाज को सुना। बीच बीच में रुक जाती, पर ज्यादा देर के लिए नहीं। आदमी है या और कुछ? कहा, आगे चलो। डम्बार्टन ने कहा, तुम्हारी पिस्तौल साथ में है ना? वो काम तो करती है। मैंने हंसकर कहा, उसकी परीक्षा तो नहीं कर सकता, किंतु इतना कह सकता हूं, मेरी बनाई कोई चीज आज तक फेल नहीं हुई। तो फिर चलो। कुछ दूर जाकर एक मोड़ घूमते ही हम दोनों ठिठक गए। हम एक खासे हॉल में जा पहुंचे थे। इधर उधर टॉर्च की रोशनी डाली। देखा, वो एक गोल कमरा है, जिसकी परिधि कम से कम 100 फुट की तो होगी, ऊंचाई कम से कम 20 फुट। हॉल की दीवारें और छत चित्र और नक्शे से गिजबिज कर रही थी। चित्र से नक्शा ही ज्यादा। उन्हें देखकर समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई कि ये अंक या फार्मूला किस्म के कुछ है। डम्बार्टन ने दबे गले से कहा, कला की दुनिया से हम धीरे धीरे विज्ञान का दुनिया में आ पहुंचे, ऐसा लगता है। ये सब किनकी करामात है? इनका मतलब क्या है? ये नक्शे कब के हैं? खुट खुट की आवाज थम गई थी। मैंने हाथ की टॉर्च को रखकर कंधे के थैले से कैमरे को निकाला। फ्लैशलाइट है, फिक्र की बात नहीं। मैंने खूब महसूस किया कि उत्तेजना से मेरे हाथ कांप रहे हैं। कैमरा निकालकर 2 ही चित्र लिए थे कि एक धीमी लेकिन तीखी चीख हमारे कानों में आई। आवाज अवश्य ये गुफा के बाहर से आ रही थी। पेद्रो की चीख। पल भर की देर न करके हम दोनों पीछे की ओर लौट पड़े। चलकर, दौड़कर, घुड़क कर हमें बाहर निकलने में 20 मिनट के करीब लग गए। निकलकर देखा, पेद्रो अपनी जगह पर नहीं है, गर्चे हमारे सामान ज्यों के त्यों है। आखिर ये आदमी गया कहाँ? दाएं पत्थर का एक टीला था। डम्बार्टन दौड़कर उसके पीछे गया और चीख पड़ा, इधर आइए शैंक्स। जाकर देखा, आंखें कपाल पर चढ़ाए पेद्रो चित पड़ा है। उसके गले के एक गहरे जख्म से लहू बह रहा है। उसकी बंदूक उससे 5 हाथ दूर पर पड़ी है। पेद्रो की निष्पलक आंखों के आतंक का वो भाव मैं कभी नहीं भूलूंगा। उसकी नब्ज देखकर डम्बार्टन ने कहा, अरे
ये तो मर गया, ये कहने की भी जरूरत नहीं थी। देखते ही समझ में आ रहा था कि पेद्रो के शरीर में जान नहीं है। अब हमारी नजर पेद्रो से भी लगभग 20 हाथ उत्तर की ओर गई। मिट्टी पर कुछ जगह लिए एक लाल निशान और था। आगे बढ़कर समझा, वो भी शायद लहू है, लेकिन वो लहू आदमी का नहीं है। लहू के आसपास जो चीज पड़ी थी, उसे देखने से मुठरहित तलवार सी लगती थी। हाथ में उठाकर उसे परखा, वो किसी धातु की बनी चीज नहीं थी। मैंने उसे डम्बाटन के हाथ में दे दिया। उलट पुलट करके देखकर वो बोला, इससे मुझे जो अंदाजा हो रहा है, वो अगर सही हो तो अब हमारा यहां रहना ठीक नहीं है। मैंने समझा, हम दोनों ही का अंदाज एक ही है, फिर भी वो सच है, ये यकीन नहीं कर पा रहा था। मैंने कहा, दीवार पर आके उस अनामे जानवर की सोच रहे हो क्या? बेशक। पेद्रो ने घायल होने के बाद भी गोली चलाई थी। उससे वो जानवर जख्मी हुआ और उसकी पीठ से ये कांटा टूट गिरा। डम्बाटन की उम्र 50 होते हुए भी वो खासा जवान है। उसने अकेले ही पेद्रो की लाश को कंधे पर उठा लिया। मैंने बाकी सारे सामान उठाए। आसमान में बादल घिरे होने से एक थमथम करता हुआ सा भाव। तो कार्डोवा ने गलत नहीं कहा। उत्तर के इस जंगल में और भी न जाने कितनी विभीषिका छिपी हुई है। पेद्रो की लाश उसके घर पहुंचाकर उसके बाप को दिलासा और कुछ रुपए पैसे देकर जब होटल को लौट रहा था, तो टिप 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 बारिश शुरू हो गई थी। घड़ी में 7 बजे थे। होटल में घुसते ही देखा, सामने ही एक सोफे पर प्रोफेसर कार्डोवा बैठे हैं। हमें देखते ही भले आदमी हड़बड़ाकर आगे बढ़ाए। खैर, तुम लोग लौट आए। डम्बाटन ने कहा, लौट तो आए, लेकिन सभी नहीं। मतलब? कार्डोवा को घटना बताई। सब सुनसुनाकर कार्डोवा के आंखों में एक अजीब भाव जगाया, जिसमें अफसोस के बजाय उल्लास की मात्रा ज्यादा थी। दबी उत्तेजना से वो बोला, मेरी बात का आप लोगों ने यकीन नहीं किया, लेकिन अब समझ गए ना? मैं जानता हूं कि उस जंगल में ऐसे ऐसे अजीब जीव हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं है। और मैं जानता हूं, गुफा के चित्रों के बारे में तुम लोगों की धारणा गलत है। वहां इनको जातीय कोई सभ्य लोग रहते थे, वो भी ज्यादा दिन पहले नहीं। चित्रों के जंतुओं को देखकर ही तो आप लोगों ने गुफा की आयु का अंदाज किया था। लेकिन अब समझ ही सकते हैं कि उनमें से कम एक प्रकार के जानवर अभी भी हैं, लुप्त नहीं हुए हैं। लिहाजा मेरा अंदाज ठीक है। मैंने आप लोगों के भले के लिए ही कहा है, उस गुफा के पीछे आप नाहक ही समय न बर्बाद करें। बोलकर कार्डोवा हनहनाता हुआ होटल से चला गया। डम्बाटन ने कहा, डर लग रहा है। वो अकेले ही शाबाशी लूटने के लिए झट किसी अखबार में कुछ निकलवा न दे। अभी भी साफ तौर पर कुछ जाना नहीं जा सका है, मगर वो हम लोगों से होड़ लेने के लिए व्यग्र हो उठा है। मैंने कहा, फिर भी तो उसे पता नहीं है कि गुफा में हम लोगों ने खुटखुट की आवाज सुनी है। तब तो वो कह ही बैठता कि गुफा में अभी भी लोग रह रहे हैं। चित्र 50,000 नहीं, 5 वर्ष के आंके हुए हैं। हम लोग बाकायदा थके हुए लग रहे थे, इसलिए और समय नष्ट न करके अपने अपने कमरे में चले गए। बारिश जोर से ही होने लगी, उसके साथ बीच बीच में मेघों की गरज और बिजली की चमक। गर्म पानी से नहाकर लगातार 2 प्याला कॉफी। यहां की कॉफी बड़ी अच्छी है। पीने के बाद धीरे धीरे शरीर और मन का बल लौट आया। डिनर भी कमरे में ही मंगवा कर खाया। उसके बाद अपनी खींची हुई तस्वीरें लेकर बैठा। उन गिचपिच नक्शों के रहस्य का पता लगाना था। अनचिन्हे अक्षरों का मतलब निकालने में मेरा सानी नहीं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की लिपि का मतलब दुनिया में मैंने ही पहले निकाला। 1.5 घंटे तक उन गिचपिच चित्रों को आपस में मिलाकर एक चीज ढूंढ निकाली, जिसे फोन करके डम्बाटन को फौरन बताया। ये चिन्ह सारे के सारे वैज्ञानिक फार्मूले हैं और इनसे हमारे आज के फार्मूलों की समानता है। डम्बाटन 5 ही मिनट में मेरे कमरे में आया और मेरी बात सुनकर धप से खाट पर बैठकर बोला, दिस इज टू मच। सब गड़बड़ हुआ जा रहा है। शैंक्स, ये फार्मूले 50,000 साल पहले के वनमानुसों ने निकाले हैं। ये हरगिज विश्वास नहीं कर पाता। मैंने कहा, तो क्या?
तो इतिहास को फिर नए सिरे से लिखना होगा। आदिम मनुष्यों के बारे में आज तक जो कुछ भी जाना गया है, उसकी किसी भी बात का मेल इन अंकों के साथ नहीं बैठाया जा सकता। पेद्रो की लाश के पास जो चीज मिली थी, उसे मैं अपने कमरे में ले आया था। डम्बार्टन ने अन्य मनस्कसा होकर उसे अपने हाथ में उठा लिया था। हठात उसे अपनी नाक के पास ले जाकर वो उसे सूंघने लगा। शैंक्स, डम्बार्टन की आंखें झकमका रही थी। सूंघ कर देखो। मैंने उस कांटे को हाथ में लेकर सूंघा। एक जानिब तनी सी बू मिली। मैंने कहा, प्लास्टिक। ठीक, कोई शुभा नहीं। बड़ी चतुराई की कारीगरी है, लेकिन ये आदमी के ही हाथ का बनाया हुआ है। इससे किसी जानवर का कोई वास्ता नहीं। लेकिन इसका मतलब क्या? सवाल पूछे जाते ही उसके बहुत से जवाब एक साथ ही मेरे मन में खेल गए। कहा, मामला कठिन है। पहली बात तो ये कि पेट्रो किसी जानवर के डर से नहीं मरा। उसका किसी आदमी ने खून किया है। इसका एक ही मतलब हो सकता है कि जिसने मारा है वो नहीं चाहता है कि हम गुफा के पास जाएं, और ये आत्ताई कौन है, सो साफ ही समझ में आ रहा है। डम्बार्टन खाट पर से उठकर इधर उधर घूमने लगा। उसके बाद बोला, लगता है हमें यहां टिकने नहीं देगा, लेकिन इस तरह से हार मान लेंगे। मेरे वैज्ञानिक मन में विद्रोह का भाव जाग उठा था। डम्बार्टन ने कहा, एक काम किया जाए। क्या? कार्डोवा से कहें, इसकी शाबाशी लेने का लोभ हमें नहीं है। असली जो जरूरत है वो ये कि इस अजीब गुफा के तथ्य दुनिया के लोगों को सही ही बताना। लिहाजा कार्डोवा हमारे साथ हो जाए। हम मिलकर ही अभियान करें। उसका अनुमान यदि गलत हो तो भी उसका नाम हम लोगों के साथ जुड़ा रहेगा। लोगों की नजर में हम एक टीम होंगे। क्या ख्याल है? लेकिन एक खूनी को इस तरह से साथ करोगे? खून का प्रमाण तो नहीं है, और ऐसा नहीं करने से वो हमारे काम में तरह तरह की अड़चनें डालेगा। हमारा काम बन जाए, फिर इसकी पोल खोल देंगे। अभी कुछ नहीं कहेंगे, यहां तक कि ये भी नहीं कि हम लोगों ने जान लिया है वो कांटा प्लास्टिक का है। खैर, वही सही। फोन करने पर कार्डोवा नहीं मिला। उसके घर वालों को भी पता नहीं था कि वो कहाँ गया है। सोच लिया, कल सवेरे उससे बातचीत का सिलसिला बैठाया जाएगा। हम लोगों का ये काम जिसमें बेकार न हो, इसके लिए जो भी जरूरी है करना ही है। डर आसमान की हालत देखकर लग रहा था। कल भी अगर ऐसी ही हालत रही तो निकलना नहीं हो सकेगा। लेकिन तस्वीर लगभग 250 है। उन्हीं को देखकर दिन काट लिया जाएगा। 20 अगस्त। जिस बात का डर था वही हुई। आज तमाम दिन होटल के कमरे में ही बैठकर बिताना पड़ा। रात के 10:30 बज रहे हैं। अब बारिश कुछ रुकी है, लेकिन घर बैठे भी घटना का अभाव नहीं रहा। पहली तो ये कि आज भी दिन भर कार्डोवा का पता नहीं चला। सुबह से लेकर शाम तक बहुत बार टेलीफोन किया गया। देखा, उसके घर के लोग खासे चिंतित हैं। घर वालों को आशंका है पागलपन के चलते भूकंप से पड़ी दरारों में से किसी में शायद गिर पड़ा हो। इधर डम्बार्टन के दिमाग में और भी एक अजीब ख्याल हो आया। दोपहर को वो दौड़ता हुआ मेरे कमरे में आया। बोला, चौपट। मैंने पूछा, क्या हो गया? डम्बार्टन सोफे पर बैठकर बोला, तुम्हारे दिमाग में ये बात आई है क्या कि दीवारों के वे सारे सांकेतिक फार्मूले कार्डोवा के लिखे हैं? मान लो तस्वीरों के आसपास वो सब गिचपिच लिखकर वो साबित करना चाहता हो कि गुफावासी लोग विज्ञान में काफी दूर तक आगे बढ़े हुए थे। यदि वो ऐसी एक बात साबित कर सके तो उसकी कैसी प्रसिद्धि होगी। समझ रहे हो? अलबत्ता सोचा है। वास्तव में डम्बार्टन की सूझ की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। डम्बार्टन कहता गया, जरा उस आदमी के खुराफाती दिमाग की सोचो तो सही। मेरे यहां आकर पहुंचने के कोई 10 दिन पहले इस गुफा का पता चला था।
गुफा को मनमाना सजाने का काफी वक्त मिला कार्डोवा को। पत्थर के ये सारे औजार उसी ने बनवाए हैं, जैसा कि वो कांटा बनवाया। मैंने कहा, फार्मूलों के पीछे लगता है नाहक ही समय बर्बाद किया। लेकिन मेरे मन में एकाएक एक खटका सा हुआ। गुफा के अंदर खटखट की आवाज कहां से आ रही थी? वो कारस्तानी भी कार्डोवा की नहीं है, ये कैसे जाना? उसने ही अगर पेद्रो का खून किया हो तो वो उस दिन गुफा के आसपास ही होगा। शायद हो कि गुफा के किसी और मुंह को खोज निकाला हो। उसी के अंदर जाकर वो हमें डराने के लिए आवाज कर रहा था। लेकिन ये सब करकरा के वो कम से कम मुझे पस्त हिम्मत नहीं कर सकता। डम्बार्टन ने कहा, मुझे भी नहीं। कल अगर बारिश बंद हो जाए तो हम लोग फिर चलेंगे। बेशक। उसे मेरी एनिस्थियम बंदूक का तो पता नहीं है ना? डम्बार्टन के चले जाने के बाद सोचने लगा, कार्डोवा ने यदि सचमुच ही ये सारे कारनामे किए हैं तो मानना होगा कि उसके जैसा कूटबुद्धि शैतान वैज्ञानिक दूसरा नहीं है। कल गुफा के और अंदर जाकर यदि नया कुछ न मिले तो अब यहां ठहरना बेकार है। मैं अपने घर लौट जाऊंगा। गिरिडीह में बहुत सारे काम पड़े हैं। अपने बिल्ले न्यूटन के लिए भी मेरा मन कैसा तो कर रहा है। 22 अगस्त। आदमी के मन के भंडार में कितनी कोटि स्मृतियां जमी हुई होती हैं। इसका लेखा कभी कोई नहीं लगा सका, और वो सब दिमाग में ठीक किस जगह किस तरह से जमा रहती है, ये भी कोई नहीं जानता। हम लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि जैसे बहुत दिनों की पुरानी बात भी कारण अकारण हठात कभी हमें याद आ जाती है, वैसे ही कोई कोई घटना सदा के लिए हृदय से पूंछ भी जाती है, किंतु कोई कोई घटना होती है जो कभी नहीं भूलती। जरा देर चुपचाप बैठे रहने पर ही 10 साल के बाद भी वैसी घटनाएं आंखों में नाच उठती है। तिस पर घटना अगर कल जैसी भयानक हो तो उसके याद आते ही सारे शरीर में सिहरन का अनुभव होता है। मैं जो अब तक जिंदा हूं यही ताज्जुब है, और कौन सी अदृश्य शक्ति बार बार मुझे निश्चित मृत्यु के हाथ से बचाती है, ये भी नहीं जानता। कल डायरी लिखी नहीं जा सकी, सो सवेरे से ही शुरू की। बारिश परसों आधी रात से ही थम गई थी। हमारी जीप ठीक समय पर तैयार थी। मैं और डम्बार्टन तड़के 6 बजे होटल से निकले। हमारी जीप के ड्राइवर का नाम था मिगुएल, वो भी स्पेनिश ही था। गाड़ी चल पड़ने के कुछ देर बाद वो बोला, कार्डोवा का शायद अभी तक भी पता नहीं चला है। सिर्फ इतना ही जाना जा सका है कि वो पैदल नहीं गया है, जीप से निकला है। हम लोगों ने तो सिर थाम लिया, तो क्या वो फिर गुफा की तरफ ही गया है? कल उस बारिश में ही? 3.5 घंटे के पश्चात हमारे प्रश्न का जवाब मिला। कार्डोवा की जीप पहाड़ की दरार के सामने गुफा के मुंह पर ही खड़ी थी। देखकर ही लग रहा था कि जीप पर से काफी पानी गुजरा। ड्राइवर शायद कार्डोवा के साथ ही गया है, क्योंकि जीप खाली पड़ी थी। हमने इंतजार नहीं किया, चल पड़े। मिगुएल ने कहा, सिनियोर, आप लोग जा रहे हैं, ये मुझे कतई अच्छा नहीं लग रहा है। मैं आप लोगों के साथ जाता, लेकिन उस दिन पेद्रो के सा मन में बड़ा डर समा गया है। मेरे घर में बाल बच्चे हैं। हम दोनों ने कहा, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, कोई खतरा भी नहीं। यदि कोई आफत आती दिखे तो हम लोगों की राह न देखकर चल देना। लेकिन कोई मुसीबत होगी ऐसा नहीं लगता, और फिर वैसे को सबक देने के लिए वैसा हथियार हमारे पास है। गुफा के मुंह पर पहुंचा तो आदमी आदमजात का कोई लक्षण नहीं दिखाई दिया, और उस दिन की तरह ही सब सुनसान सन्नाटा पड़ा था। जमीन पथरीली है, जंगल की तरफ ढलान है, इसलिए रात की वर्षा का पानी जमा नहीं था। वर्षा हुई है ऐसा पता ही नहीं चल रहा था। कार्डोवा क्या गुफा के अंदर है कि जंगल में गया है? डम्बार्टन ने कहा, बाहर रुके रहने से कोई लाभ है? मैंने ना कहकर गुफा की तरफ कुछ कदम बढ़ाए,
कि गुफा के मुंह के दाईं और बाहर के पत्थर की एक दरार से कोई सादी सी चीज दिखाई पड़ी। मैंने हाथ घुसाकर देखा। मुड़ी हुई एक चिट्ठी थी, कार्डोवा की लिखी। खोलकर दोनों ने उसे एक ही साथ पढ़ा। लिखा था, प्रिय प्रोफेसर डम्बार्टन और प्रोफेसर शंकु, मैं जानता हूं कि आप लोग यहां फिर आएंगे। ये चिट्ठी मिलते ही समझिएगा कि मुझ पर कोई आफत आई है। मैं गुफा में ही अटक गया हूं। लिहाजा आप लोग घुसने से पहले सोच लेना कि काम आप ठीक कर रहे हैं या नहीं। मैं मरा भी तो गुफा के रहस्य को खोलकर ही मरूंगा, लेकिन लोगों तक उस रहस्य की बातें पहुंचा पाऊंगा। आप लोग यदि बच गए तो ये रहस्य लोगों को बता पाएंगे। मेरा केवल एक अनुरोध है कि आप लोगों के साथ इसमें मेरा भी नाम जुड़ा रहे। ये शायद समझ ही गए होंगे कि पेद्रो की मौत का जिम्मेदार मैं ही हूं। वो कांटा मेरी ही प्रयोगशाला का बना हुआ है, लेकिन जंगल में पैरों का निशान मैंने ठीक ही देखा था। उस मामले में बेखबर रहने से आप लोग भारी भूल करेंगे। जानता हूं, ईश्वर आप लोगों की रक्षा करेंगे। आप लोग मेरी तरह पापी तो नहीं है ना। आपका पोरिफेरियो कार्डोवा। इस एक चिट्ठी से हमारे मन का भाव बिल्कुल बदल गया और नए सिरे से एक अजानी आशंका जगाई। लेकिन काम बंद करने से काम नहीं चलेगा। मैंने कहा, चलो ह्यूगो, अंदर चले। नसीब में चाहे जो भी लिखा हो। कुछ दूर जाते ही समझ गया कि कार्डोवा यहां आए थे, क्योंकि आधी पी हुई एक खाली सिगरेट जमीन पर पड़ी थी। वैसी सिगरेट सिर्फ कार्डोवा को ही पीते देखा था, लेकिन इसके सिवाय आदमी का और कोई चिन्ह नजर नहीं आया। पत्थर पर जब पाव का निशान पड़ता ही नहीं तो और कौन सी निशानी रहेगी। उस विराट हॉल में पहुंचकर इस बार वहां रुके बिना हम सीधे उल्टी तरफ की सुरंग से चलने लगे। थी तो सुरंग ही, पर रास्ता यहां चौड़ा था। सिर झुकाकर नहीं चलना पड़ रहा था। एक आवाज सुनाई दे रही थी, हल्की गरजसी आवाज। उसे डम्बार्टन ने भी सुना। उस गरज में घटबड़ भी देखी। असली आवाज किस जोर की और कितनी दूर से आ रही है, यह समझने का कोई उपाय नहीं था। डम्बार्टन ने कहा, गुफा के भीतर जंतु जानवर तो नहीं है ना? वास्तव में आवाज बड़ी अजीब सी थी। एक बार ऊंची, एक बार धीमी, बहुत कुछ गुर्राहट सी। सुरंग सामने बाएं को मुड़ गई थी। उस मोड़ से घूमते ही देखा हम एक दूसरे बड़े से कमरे में पहुंच गए हैं। इधर उधर टॉर्च की रोशनी डालकर समझा, ये एक अजीब ही कमरा है। चारों ओर अजीब अजीब अजाने औजार पड़े हैं और दीवारों पर चित्रों के बदले गणित और ज्यामिति के नक्शे। औजारों में से कोई भी कांच, लोहा, इस्पात या हम लोगों के किसी पहचाने हुए धातु का नहीं बना है। और फिर पतले पतले, लंबे लंबे तार जैसी चीज जो दीवार पर से होती हुई इधर उधर को गई थी, वो सब चीज काहे की बनी हुई है, समझ में नहीं आया। फर्श पर कुछ है या नहीं, ये देखने के लिए टॉर्च जलाते ही एक दृश्य देखकर मेरे बदन का रक्त पानी हो गया। दीवार के पास ही अपने दाएं हाथ से एक तार को पकड़े औंधे मुंह पड़े हैं प्रोफेसर कार्डोवा। कार्डोवा की पीठ पर माथा रखे चित पड़ा था बाएं। उनका ड्राइवर और ड्राइवर के पास दाएं हाथ में बंदूक लिए पड़ा था, और भी एक अनजाना आदमी। इन तीनों में से किसी के शरीर में प्राण नहीं थे, ये कहना ही फिजूल है। मेरे मुंह से अपने आप ही निकल गया इलेक्ट्रिक शॉक। फिर कहा, इन लोगों को छूना मत डम्बार्टन। डम्बार्टन ने धीरे से कहा, यह कहने की जरूरत नहीं, फिर भी धन्यवाद। और धन्यवाद कार्डोवा को, क्योंकि उसकी ये दशा नहीं देखता तो शायद हम लोग भी उस तार पर हाथ डाल सकते थे। कार्डोवा को बचाने में ही बाकी दो व्यक्तियों की भी जान गई है। कैसी भयंकर बात है, कहो तो। मैंने कहा, इससे एक बात का सबूत मिलता है
कि ये फार्मूले कार्डोवा के लिखे हुए नहीं हैं। वो जो हल्की सी गरज हो रही थी, वो अब हल्की नहीं रही, वो हम लोगों के काफी करीब से ही आ रही थी। मैं हाथ में टॉर्च लिए आगे बढ़ा। मेरे पीछे डम्बार्टन। गरज बढ़ रही थी। उन औजारों से बचते हुए बड़ी सावधानी से कोई 1 मिनट चलने के बाद सामने और एक दरवाजा दिखाई दिया। ये भी समझा कि उस दरवाजे के पीछे और भी एक कमरा है और उस कमरे में रोशनी है। डम्बार्टन से मैंने कहा, तुम अपनी टॉर्च बुझाओ तो। दोनों के हाथ की रोशनी बुझते ही कांपती हुई एक लाल रोशनी से गुफा का भीतरी भाग भर गया। समझा कि अंदर आग जल रही है और वो गरज भी वहीं से आ रही है। डम्बार्टन की आवाज निकली, अपनी बंदूक तैयार रखो। बंदूक को संभालकर बहुत धीरे धीरे हम दोनों उस कमरे के अंदर गए। विशाल कमरा। उसके एक कोने में एक चूल्हे में आग जल रही थी। उसके सामने जंतुओं की कुछ हड्डियां बिखरी पड़ी थी। कमरे के बीच में पत्थर की एक वेदी या खाट। उस पर एक प्राणी चित्त होकर सोया हुआ था, नींद में। हम लोग धीरे धीरे पापा करके खाट की तरफ बढ़े। उस जीव को आदमी कहना खटकता था। ढालू कपाल, सिर के बाल लगभग भौहों तक उतर आए थे। होंठ मोटे, ठोड़ी दबी सी, कान चिपटे और गर्दन नहीं होने के ही बराबर। सारा बदन राख के रंग के रोए से भरा और चेहरे पर जहां रोआ नहीं था, वहां की चमड़ी गजब तरह की सिकुड़ी हुई। उसका बायां हाथ छाती पर और दूसरा खाट पर लंबा पड़ा था। इतना लंबा हाथ की उंगली की नोक घुटने तक पहुंच गई थी। डम्बार्टन ने अस्फुट स्वर में कहा, केवमैन। अभी भी बंदर की अवस्था से पूरी तरह आदमी की शक्ल में नहीं पहुंचा है। गले की आवाज को भरसक धीमा करके मैंने जवाब दिया, केवमैन सिर्फ ये शक्ल में है, क्योंकि गुफा में जो कुछ भी देख रहा हूं, सब कुछ इसी की कीर्ति है। डम्बार्टन ने अचानक कंधे पर हाथ रखकर कहा, शैंक्स, वो क्या लिखा है, पढ़ पा रहे हो? डम्बार्टन ने उंगली के इशारे से दीवार की ओर दिखा दिया। बड़े बड़े हरूफों में क्या तो लिखा था। हरूफों को फार्मूलों से ही पहचान लिया था, इसलिए लिखने का मतलब निकालने में समय नहीं लगा। मैंने कहा, गजब है। क्या लिखा है? और सभी मर गए। मैं हूं, मैं रहूंगा, मैं अकेला हूं। मैं बहुत जानता हूं और भी जानूंगा। जानने की सीमा नहीं। पत्थर मेरा मित्र है, पत्थर शत्रु। डम्बार्टन ने कहा, तो समझो, ये उन्हीं प्रागैतिहासिक लोगों में से एक है। किसी अनोखे उपाय से अनंत आयु पा गया है, हूं, और हजारों साल से ज्ञान संचय करता आ रहा है। केवल चेहरा गुफावासी जैसा रह गया है। लेकिन अंतिम 2 शब्दों का क्या मतलब समझा? पत्थर इसका मित्र है, ये तो देख ही रहा हूं। इसके घरद्वार, असबाब पत्थर, औजार आदि पत्थर के बने हैं। लेकिन शत्रु से पता नहीं क्या मतलब है। डम्बार्टन मेरी ही तरह आश्चर्य से अवाक हो गया था। बोला, गुफा में रहता है, इसलिए दिन रात का फर्क सब समय समझ नहीं पाता। शायद हो कि रात में जगता रहता है, इसलिए दिन को सो रहा है। चित्र खींचने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कैमरे के शब्द से नींद खुल जाए कहीं। हम लोगों जैसे आदमी को एकाएक आंखों के आगे देखकर वो क्या करेगा? लेकिन लोभ संभालना भी कठिन हो रहा था। इसलिए डम्बार्टन के हाथ में बंदूक थमाकर कंधे पर की थैली से कैमरा निकालने की सोचकर हाथ डाला कि नाक बजने की आवाज को छापकर गहरी घड़घड़ाहट सुनने में आई। डम्बार्टन ने खप से मेरा हाथ पकड़कर कहा, भूकंप। दूसरे ही क्षण एक गहरे धक्के से गुफा का भीतरी भाग थरथर कांपने लगा। कई पलों तक सोच ही नहीं पाए कि क्या करें। गड़गड़, गुमगुम की आवाज बहती गई, उसके साथ साथ कंपन भी। बंदूक। डम्बार्टन दबे गले से चिल्ला उठा,
आदिम आदमी की नींद टूट गई। वो खाट पर उठ बैठा। मैं डम्बार्टन के हाथ से बंदूक लेकर के भी कुछ कर नहीं सका। सिर्फ तन्मय होकर सामने की तरफ ताकने लगा। वो तब तक उठ खड़ा हुआ। रोएदार भौहों के नीचे गढ़ों में ढकी आंखों से एकटक हमें देखने लगा। सीधा खड़ा था, इसलिए समझा कि 5 फुट से ज्यादा लंबा नहीं है। कंधा गुरिल्ले जैसा चौड़ा और पीठ शायद उम्र के लिहाज से झुक गई है। उसकी नजरों के भाव से समझा उसने हम जैसे आदमी को इससे पहले नहीं देखा है। भूकंप के बार बार धक्के लगने से वो जैसे डर गया हो। एक कातर लेकिन कर्कश आवाज हुई। मैंने समझा गुफा की दीवार में कहीं दरार पड़ी। हम लोगों ने और राह नहीं देखी। एक ही सांस में कमरे से बाहर भागे। दूसरे ही क्षण आदिम आदमी वाले घर की छत धंस गई। कार्डोवा और उनके साथियों की लाश से कतराकर भागते भागते डम्बार्टन ने कहा, उस अंतिम बात का मतलब समझा ना? पत्थर से दब करके ही उसकी मौत हुई। धरती का हिलना थम नहीं रहा था। हम कैसे बाहर निकल पाएंगे नहीं जानता। घुड़क कर चलने वाला रास्ता तो अभी बाकी ही है। उस बड़े से हाल के करीब पहुंचा तो देखा सामने दिन की रोशनी दिखाई दे रही है। ये कैसे दिखा? रास्ता तो एक ही है। गलत रास्ते से आने की कोई संभावना नहीं थी। आगे बढ़कर देखा, भूकंप से घर की दीवार में दरार पड़कर निकलने का एक नया रास्ता बन गया है। पत्थरों के टूटने से कुछ अनोखी तस्वीरें और नक्शे सदा के लिए बर्बाद हो गए। ये सोचने का समय नहीं था। गुफा के नए रास्ते से हम दोनों दौड़ते हुए पत्थरों को फलांगते बाहर निकले। बाहर आने पर कुछ सेकंड के लिए दिशा भ्रम हुआ था, पर एंडीज की चोटी पर बर्फ देखकर पता चल गया हमें बाईं ओर चलना होगा। तभी हम गुफा के असली दरवाजे और अपने निकलने के सही रास्ते पर पहुंच सकेंगे। बीच में आधे मिनट के लिए भूकंप का धक्का रुका था, पर फिर से गुमगुम आवाज के साथ जोरों की झकझोर शुरू हो गई। लेकिन भूकंप की आवाज के सिवाय भी कोई आवाज आती सी लग रही थी। वो आवाज आ रही थी हमारी दाईं ओर के उस भयंकर जंगल से। आवाज से लग रहा था जैसे एक ही साथ अनगिनती दमामे बज रहे हों, और उसी के साथ जैसे असंख्य अजाने जीव आतंक से चीख रहे हों। जंगल की तरफ ताकते हुए मैं खड़ा हो गया था, पर मेरी आस्तीन को खींचकर डम्बार्टन ने कहा, रुको मत, चलते चलो। रास्ता थोड़ा समतल हो आया था, इसलिए हम लोगों ने दौड़ना कुछ तेज कर दिया। लेकिन दाईं ओर से मैं अपनी नजर हटा नहीं पा रहा था, क्योंकि वो धपधपाहट और उसके साथ चीख की आवाज बढ़ती ही जा रही थी, करीब आती जा रही थी। इतने में जानवरों पर नजर पड़ गई। जंगल से वो सब पागल की भांति दौड़ते चले आ रहे थे। पहली पांत में मैमथ विशाल लोमस हाथी चीखते हुए हुड़मुड़ करते हुए जंगल से खुली जगह की तरफ यानी हमारी ही ओर चले आ रहे थे। उस अजीब और भयावने दृश्य को देखकर हम लोगों के पांव मानो अब बढ़ना नहीं चाह रहे थे, और इधर वे जानवर हम लोगों से 300-400 गज की दूरी पर आ पहुंचे। डम्बार्टन अचानक सूखे गले से चीखकर बोल उठा, वो क्या है? मैंने भी देखा। मैमथ के ठीक पीछे एक अजीबोगरीब जानवर, लंबा गला, नाक के ऊपर सींग, पीठ पर कांटों की झाड़ी सी। गुफा की दीवार पर जो देखा था वो जानवर पूंछ पर भार देकर जान के डर से कंगारू की तरह उछल-उछलकर भागा जा रहा था। मेरे तो हाथ पांव ठंडे हो आए। मेरे हाथ में एनेस्थीसियम पिस्तौल थी, लेकिन पशुओं की इस उन्मत्त सेना के सामने इस पिस्तौल की बिसात भी क्या। डम्बार्टन के पांव कांप रहे थे। बस अब अंत आ ही गया, कहकर वो धप से जमीन पर बैठ गया। मैंने एक झटके से डम्बार्टन को खींचकर उठाते हुए कहा, पागल मत बनो, अभी भी भागने का समय है। मुंह से तो मैं बोल गया, लेकिन सामने ही देख रहा था
कि मैमथों का झुंड 100 गज के फासले पर आ पहुंचा। भूकंप का जोर कुछ घट आया था। फिर से जोरों की थरथराहट शुरू हो गई। उसके साथ ही उन जानवरों का चीत्कार बढ़ गया। पीछे बाइसनों का झुंड दिखाई दिया। कुल मिलाकर वो कैसी जो एक खौफनाक आवाज थी, मैं कहकर नहीं बता सकता। कुछ दूर तक दौड़कर और आगे नहीं बढ़ सका। ऐसी हालत में बचने की उम्मीद पागलपन के सिवाय और कुछ नहीं। उससे तो अच्छा है उन हाथियों के पैरों तले रौंदे जाने से पहले उन्हें नजदीक से अच्छी तरह देख लूं। इसके पहले ऐसा अवसर किसी भी सभ्य आदमी को नहीं मिला होगा। डम्बार्टन और मैं दोनों ही रुक गए और आगे बढ़ते आने वाले जानवरों की ओर मुंह करके खड़े हो गए। अब और कितनी देर? बहुत ज्यादा तो 20 सेकंड। भूकंप का जोर और ज्यादा बढ़ गया। उससे उन जानवरों में और भी तहलकासा मच गया। गोया वे ये नहीं ठीक कर पा रहे थे कि किधर को जाए। किनकर्त वे विमूढ़ होकर जिधर तिधर भाग रहे थे, आपस में ही टकरा रहे थे। जो दृश्य इसके बाद देखा, वैसा दृश्य मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। भविष्य में भी कभी देखूंगा कि नहीं, नहीं जानता। सामने मैमथों का जो झुंड चला रहा था, उसके पांव के नीचे की जमीन जंगल के समानांतर एक रेखा में प्राय मील भर तक फटकर 2 भागों में बंट गई। उससे जो विराट खाई सी हो गई, उसमें नहीं भी तो कुछ सौ हाथी, बाइसन और वो अनाम जानवर चीखते हुए माटी के अंदर समा गए। बाकी जानवरों ने उल्टी दिशा में दौड़ना शुरू किया, यानी फिर जंगल की ओर। और हमें आखिर इस प्रलयकारी भूकंप ने ही मौत से बचा लिया। गुफा के मुंह के पास जाकर देखा, उसके अंदर जाने का कोई उपाय नहीं रह गया था। छत गिर गई। अंदर जो कुछ भी था, सब सदा के लिए निश्चिंत हो गया। रह गए सिर्फ मेरे लिए हुए चित्र। दरार से बाहर आकर देखा, मिगुएल भागा नहीं है, लेकिन डर से लगभग अधमरा हो गया है। हमें देखकर खुशी से लिपटकर रोसा पड़ा। कोचाबंबा लौटते हुए डम्बार्टन ने कहा, समझ रहे हो, हम लोगों ने भी सही नहीं कहा, कार्डोवा ने भी ठीक नहीं कहा। ये गुफा आदमी है, ये अंदाज तो हमारा ठीक है, लेकिन ये भी ठीक है कि उसकी कुछ तस्वीरें हाल की आंकी हुई है, लिहाजा इसमें कार्डोवा की भूल नहीं है। डम्बार्टन ने सिर हिलाकर कहा, यकीन आता है कि लोग 50,000 साल के केवमैन की बात पर विश्वास करेंगे। मैंने हंसकर कहा, जो हमारे पुराण के सहस्रायु मुनिऋषि पर विश्वास करते हैं, कम से कम वे जरूर करेंगे।